Assalamualaikum and welcome to Zeb FM. I am Muskan. Today we have very honorable guest, also my classmates Uzair and Alina, and we are from Food Science and Technology. Today we will going to talk about how this field is playing an important role in our society and how we can bring a big changes and betterment in our society. So, introduce yourself please. Walaikum Assalam Muskan. I am Alina. I'm currently studying at Zabud University and I study third semester, completed the second semester. Okay, and what about you? Walaikum, my name is Uzair and I am in food science, third semester in Zabist. Okay, so how are you guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah. कैसा लग रहा है? Zabardast. ओके बहुत अच्छा. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप फूड साइंस अपने लिए सिलेक्ट करें? फूड साइंस मैंने इसलिए चूज की थी कि मुझे हमेशा से क्यूरियस थी कि इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, फूड के पीछे कैसे फूड इतना यूनिक बन जाता है हमारे लिए और हमारा एसेंशियल ऑफ लाइफ है फूड. तो इसकी स्टडी करने के लिए मैंने फूड साइंस टेक्नोलॉजी चूज की. So I choose food science क्योंकि there are a lot of medical issues nowadays जो कि सारे ही like advancements in medical से सही नहीं हो सकते. We need to change the fuel that we are using in our lives जो कि obviously food है. So and like we need to make better life choices and dietary choices. बिल्कुल. तो बेसिकली फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है? So इसको अगर मैं सम अप करूँ तो it's a mixture of biology, food chemistry and like it involves other various जो aspects है जैसे कि food processing, food engineering. आप जब फूड जो बना रहे हैं वो आपको लाइक कैसे बनाना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, उसकी शेल्फ लाइफ और उसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स कैसे इंक्रीज करने हैं. सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. फूड साइंस टेक्नोलॉजी हमें फार्मर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रही है, इस चीज को जो चेन सप्लाई है ना, इसको जोड़ती है और आगे लोगों को भी समझाती है कि भाई हमें अब फूड के बारे में कितना सोचना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है कि भाई इसको स्टडी किया जाए. तो बेसिकली इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट्स क्या होंगे? इसके मेजर सब्जेक्ट में तो हम फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड और इसके बहुत अच्छे सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जिसमें चॉकलेट टेक्नोलॉजी, पर्सनल टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी है जो इसको यूनिक बनाते हैं. बिल्कुल. आपका क्या ख्याल है? सो इसमें लाइक दो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. एक तो है कि हमारा जो फूड है उसके पीछे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस बेसिकली वो क्या है. उसके बाद जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि इसमें जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है, वो फिर कैसे हो रहा है एंड हाउ वी कैन आल्सो मेक इट बेटर फॉर आवर हेल्थ. अगर मैं बात करूं कि कुकिंग ऑयल्स इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि कुकिंग ऑयल्स को कितना कंज्यूम करना चाहिए और मोस्टली लोग समझते हैं कि ये टोटली ही हार्मफुल है. तो इज इट ट्रू और नॉट? कुकिंग ऑयल टोटली हार्मफुल नहीं है. पहले तो कुछ हमारे लिए ज़रूरी नहीं क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरीके से एसेंशियल फैट नहीं बन रहे हैं जो बनने चाहिए, वो हमें अपनी डाइट से ही कंज्यूम करने पड़ते हैं. तो हमें जो बेनिफिशियल कुकिंग ऑयल्स हैं वो लेने चाहिए जिसमें प्लांट बेस्ड कुकिंग ऑयल यूज़ करने चाहिए और देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए. ओके. सो इसमें लाइक दोनों ही टाइप्स आते हैं. एक तो हेल्दी, इसमें फैट्स और ऑयल्स भी होते हैं और इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं. सो इसमें ऑब्वियसली इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन आवर बॉडी क्योंकि लाइक हमारे सारे हार्मोन्स जो हैं, हमारा ब्रेन जो है वो इस चीज पे सारा डिपेंड करता है. एंड इसमें जो द वंस दैट आर प्रेफरेबल वो लाइक देसी घी है जिसमें लाइक गुड फैट्स होते हैं. उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, बटर, ये सारे ऑयल जो हैं दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ. ओके. तो जहाँ हमारे पास हार्मफुल है वहीं हमारे पास यूजफुल उसके बेनिफिट्स भी हैं. तो अगर मैं बात करूँ कि मिसकंसेप्शंस अबाउट फूड बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा मिथ्स कॉमन है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि उन मिसकंसेप्शंस को किस तरह से क्लियर अप किया जाए? फर्स्टली तो हम जो हमारी ओल्डर जनरेशन जो है
उनको एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अब हमने ये चीज़ ट्राई कर ली है तो अब हम इसी पे ही कंटिन्यूसली गुजर बसर करेंगे अपना। लेकिन उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए फूड में और किस तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, misconceptions about processing and preservations, like लोग कहते हैं processed food is not good for our health. प्रोसेस फूड हेल्दी है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जो हमारा पेस्चराइज्ड मिल्क है जो शेल्फ लाइफ मिल्क की बढ़ा रहा है, वो भी प्रोसेस है लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। Exactly. ऐसे कई सारे फूड हैं जो हाईली प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेस्ड है। हाईली प्रोसेस में होता है जिसमें हाई क्वांटिटी शुगर सॉल्ट डाल के या प्रिजर्वेटिव डाल के उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना वो कम कर देते हैं। Okay. तो जिस वजह से कि वो हार्मफुल बन जाते हैं प्रोडक्ट हमारे लिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? So obviously misconceptions exist करती हैं and we need to educate, और उसमें बहुत सारी ऐसी भी examples हैं जैसे कि like हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि like जो बनानास हैं वो हम 9 बजे के बाद कंज्यूम ना करें, वो हमारे स्टमक के लिए ख़राब हो जाते हैं। हालांकि साइंस शोज अस के जो जो बेटर स्लीप वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन हो गया, वो लाइक ट्रिप्टोफान से बनते हैं जो कि बनानास में एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस जो हमें क्लियर अप करने हैं, एंड आई थिंक एजुकेशन इज द ओनली वे टू डू इट। वेरी नाइस। तो अगर मैं बात करूं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, आप खुद को कहाँ देखते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन? आफ्टर द ग्रेजुएशन इंशाल्लाह मेरे ग्रेजुएशन हो जाए। लेकिन हो जाएगी बिल्कुल, लेकिन आफ्टर दैट मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? पहले तो मैं एक अच्छी इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ करें, जिसके रॉ मटेरियल हमारी ही कंट्री प्रोड्यूस करें, हमें और कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करना पड़े प्रोडक्ट्स को। और सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगा तो उसकी पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन सब चीज़ों पर काम करने में हमें, और फिर हमारे जो अर्थ का मसला हम फेस कर रहे हैं आजकल क्लाइमेट चेंज में, वो भी सॉल्व होता चले जाएगा। एक पॉइंट पर काम करने से बाकी सारे पॉइंट की प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होती चली जाएंगी। सो इसमें मेरा ये कि आई नीड टू मेक लाइक मेरा अपना खुद का लाइक आई नीड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। उसमें ये है कि जो अनहेल्दी फूड्स हैं या फिर जो लाइक जिसमें हम इंडल्जेंस वाले फूड्स होते हैं, गिल्टी प्लेजर वाले, उसको हम किसी तरह से हेल्दी कर सकें। जैसे कि नो गिल्ट डेजर्ट्स, या फिर वो चीज़ें जो कि लाइक अनहेल्दी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम किसी तरह से हेल्दी कर सकें, ताकि जो उससे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो कॉन्शियस लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो इससे फायदा हासिल कर सकें। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इस फील्ड के डोमेन्स क्या हैं, मेन डोमेन्स, क्योंकि जहाँ तक हमारी ये फील्ड है, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है कि ये सिर्फ कहीं एक जगह लाई नहीं करती, इसके डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? फूड साइंस के डोमेन तो वैसे बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री से लेकर रेस्टोरेंट्स में, किचन्स में और भी जगह है। और आफ्टर द ग्रेजुएशन जो बच्चे यहाँ से पास आउट होंगे वो R&D रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्वालिटी इंश्योर में जा सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो वो बनेंगे ही इंशाल्लाह। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके डोमेन को और वास्ट बनाते हैं। सो इसमें फूड फॉर्मुलेशन है कि लाइक हमें अगर फूड के किसी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड उसके अलावा उसमें काफ़ी सारी फूड इनोवेशंस भी आती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, फूड इंस्पेक्शन, ये सारी भी ये जो डोमेन्स है इसमें कवर हो जाती हैं। ओके। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो बच्चे इंस्पायर होते हैं, ठीक है, इस फील्ड के लिए, लेकिन उनके पास भी सही से गाइडलाइंस नहीं होती, उन्हें ये सिर्फ मिसकंसेप्शन के थ्रू उनको गलत गाइड कर दिया जाता है, तो उनकी आप ये मिसकंसेप्शन किस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि वो इस फील्ड को लें और अपना जो उनका इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू रखें? काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। क्या आपने कभी गौर करा है जो हमारे घर में मिल्क आ रहा है या जो स्नैक्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं? वही इस फील्ड को यूनिक बनाता है।
और जो बच्चे मिसगाइड हो गए हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे फील्ड मेडिकल की फील्ड में जा रहे होते हैं, या तो MBBS या डेंटल की फील्ड में जा रहे होते हैं। और भी बहुत अच्छी फील्ड है, जैसे फूड साइंस की एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल जो और आने वाले स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी opportunity दे सकते हैं। एग्जैक्टली। आपका क्या मैसेज होगा? So, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी को आप बताओ कि फूड साइंस में मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो बोलेंगे कि यार दाल चावल बना रहे हो, क्या कर रहे हो। बिल्कुल। सो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप इन दिस। आप इंडस्ट्रीज में काम करना चाहें, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहें, आप अपना बिजनेस खोलना चाहें, देन देयर इज लाइक यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, and like there is a lot to do, there is a lot till yet there is a lot done in this industry, and there is a lot of work to be done in the future inshallah. In the future inshallah. ठीक है, तो डू यू थिंक कि आजकल जो हमारा डाइटरी मटेरियल है, इज इट राइट कि हमें इसके साथ किसी सप्लीमेंट्स के थ्रू जाना चाहिए? सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन द डाइट कि आप सारी एसेंशियल चीज़ें ले रहे हो नहीं ले रहे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मिसिंग है वो है विटामिन डी, जो कि नहीं लेते लोग, और ना ही वो धूप में बाहर निकलते हैं या सन सोकिंग वगैरह करते हैं। सो उसमें फिर ये होता है कि फिर बहुत सारे डिजीज का भी शिकार हो जाते हैं वो, जैसे विटामिन डी से मतलब उसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गए या दूसरी चीजें हो गई। सो उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी, आयरन की भी यहाँ पे बहुत कमी है लोगों में, बिकॉज यहाँ पे जो गरीब तबका है वो मीट अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सप्लीमेंटेशन की तो बहुत नीड है यहाँ पे। सप्लीमेंट भी एक अच्छी पॉइंट होगा हमारे लिए अगर हम फूड साइंस में ही इसको बनाएं। जैसे इसमें हमें ओमेगा-3, प्रीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी। फोर्टिफाई और फंक्शनल फूड साइंस में हमें पढ़ाए गए, तो इससे पता चला कि ये हमारी डाइट को बेनिफिशियल बनाती हैं दो चीज़ें। ओके। अच्छा, व्हाई यू चूज ज़ैबिस्ट? मतलब आपने ज़ैबिस्ट क्यों चूज की? ज़ैबिस्ट इसलिए चूज की क्योंकि ये थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रिसर्च स्किल भी प्रोवाइड करता है। यहाँ की लैब्स हाईली एडवांस हैं, जो बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते भी हैं कि भाई हम बुक तक महदूद नहीं रहेंगे, हम देखेंगे भी, समझेंगे भी और चीज़ को महसूस करके पढ़ेंगे। बिल्कुल, जो हमारी फील्ड की एक बहुत यूनिक बात भी है। इसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज मेंबर बहुत अच्छे हैं यहाँ के। क्या फैकल्टी मेंबर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं? हाँ, ज़ैबिस्ट के फैकल्टी मेंबर ऑलवेज हमारे होते हैं। मैं एक टीचर जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मिली थी, मिस नेहा, शी वाज अमेजिंग टीचर। व्हाट अबाउट यू? सो द बेस्ट पार्ट अबाउट ज़ैबिस्ट इज के यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं होती, यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो दे आर इन टच विथ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। और लाइक यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि लाइक हाउ इंडस्ट्रीज वर्क एंड लाइक हाउ यू कैन ऑल्सो वर्क इन द इंडस्ट्री। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स की जाते हैं, एंड जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिकल करवाया जाता है, इट इज इन लाइन विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, मिल्क के बारे में एक ये भी होता है कि लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि फोर्टिफाइड या फूड पैकेजिंग वाला मिल्क ना लें। लोगों को एक होता है कि वो प्रोसेस मिल्क है, इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और मोस्टली लोग रिलाई कर रहे होते हैं जो कि खुला दूध हमें मिल रहा होता है। तो इज़ इट ट्रू कि वो रिलायबल है या नहीं है? कंजम्पशन मार्केट पर देखा जाए, आजकल लोग जो पैकेजिंग मिल्क है उसकी तरफ ज़्यादा आ गए एज कम्पेयर टू खुला हुआ दूध जो मिलता था पहले। लेकिन उसमें भी बेनिफिशियल थिंग्स थी पहले कि भाई वो हमारी सेहत के लिए अच्छा था खुला हुआ दूध, लेकिन अब मिलावट की वजह से उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है। अब जो पैकेजिंग मिल्क पर बात करें तो उनके ऊपर हमें पता होता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसको फोर्टिफाई या प्रोसेस किस तरीके से किया गया है, उसकी पैकेजिंग पे हम लोग बताते हैं, तो हम उस पर एक तरीके से भरोसा कर सकते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए।
सो ऑफ कोर्स उसमें जो खुला हुआ दूध जो है वी कैन रिलाई ऑन इट, अगर उसकी जो सोर्स है जहाँ से वो सोर्स हुआ है वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। जो पैकेज मिल्क है उसमें कभी कभार ये होता है कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मार लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। सो उसमें लाइक खुला हुआ दूध अगर आपको पता है कि लाइक उसकी सोर्स बिल्कुल सही है, देन यू कैन इजीली कंज्यूम इट। तो अगर हम एडिटिव्स की बात करें, जो कि हम फूड साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और बहुत डिफरेंट स्टेजेस पर हम उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें जो स्वीटनर्स और डिफरेंट तरह के शेड्स, कलर्स, टेक्सचर, तो वो फूड को बेटर बनाते हैं, और इज़ इट गुड और नॉट? उसमें उसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं, जैसे रेड 40 एक लाइक फूड कलर है जिससे आपको मतलब गट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और Okay. इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। उसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स हो गए या फूड कलर्स हो गए या स्वीटनर्स हो गए, तो they all have some sort of issues, like not all but some sort of issues में किसी न किसी में होते हैं। जैसे कि एस्पार्टेम जो एक स्वीटनर होता है उसमें that can cause heart disease in some individuals, but there is a lot of research to be done in this regard. जैसे कि जैन ने बताया कि सारे हार्मफुल नहीं हैं, तो फैट्स एंड ऑयल के केस में देखें तो टोकोफिरॉल जो बहुत अच्छा है प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ किया जाता है ऑयल में। और इसके अलावा आजकल जो किड्स के सेक्शन स्नैक्स वगैरह में देखें, प्रिजर्वेटिव डाल के या स्वीटनर्स डाल के स्नैक्स को इतना हार्मफुल बना दिया है किड्स के लिए। इसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा घर में जो बच्चे, आप उनको स्वीट चीज़ें देंगे उनका मूड ठीक है या फिर वो बहुत एक्टिव है, जैसे ही उनका शुगर लेवल डाउन हुआ वो स्नैक्स वगैरह पे ही रिलाई कर रहे हैं। बाद से किड्स उन्होंने घर का खाना पीना छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जब उनका शुगर लेवल डाउन होता है उनको दोबारा वो होती है कि हमें स्नैक्स मिले, हम दोबारा वो स्वीट थिंग्स कंज्यूम करें। तो इसकी वजह से ये प्रिजर्वेटिव में जो हमने स्वीटनर डाले वो हार्मफुल बनाते हैं। तो उस पर अगर हम थोड़ा सा वर्क करें तो ये चीज़ भी ठीक हो सकती है और हमारे छोटे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। That's it. Thank you so much for today, for giving your precious time. Thank you, Muskan, for having us today.